नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक। बुलेटिन में 4 बड़ी खबरें सबसे पहले आपको बता दें। भोपाल में आज बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। सत्ता और संगठन के बीच समन्वय और कामकाज को लेकर विस्तार से बात हुई। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने सरकार की चिंता बढ़ाई। प्रदेश में नर्सों की 10 सूत्री मांग पर हड़ताल की चेतावनी भी सामने आई। तो ये 4 बड़ी खबरें मध्य प्रदेश की, जिन पर विस्तार से अगले आधे घंटे नजर आएगी। चलिए सबसे पहले एक उपलब्धि आपको बता दें। मध्य प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि जुड़ रही है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 के रिजल्ट घोषित हो गए हैं। मध्य प्रदेश राज्यों की श्रेणी में दूसरा पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। 5 स्मार्ट सिटी को अलग अलग श्रेणियों में कुल 11 अवार्ड मिले हैं। 20 अवार्ड में से 11 अवार्ड मध्य प्रदेश के नाम रहे। मध्य प्रदेश की 7 स्मार्ट सिटी में से 5 को अवार्ड मिला। एक सिटी में राउंड 1 जो था, राउंड 1 में सिटीज जो देखी गई, इसमें इंदौर नंबर 1 पर आ। राउंड 1 सिटीज में जबलपुर को तीसरा पुरस्कार मिला। राउंड 4 सिटीज में सागर को दूसरा पुरस्कार मिला। ओवरऑल विनर इंदौर को सूरत के साथ प्रथम पुरस्कार दिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने नतीजे घोषित किए हैं। शिखिल भी और हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। शिखिल, अपडेट दीजिएगा, एक उपलब्धि प्रदेश को मिली है। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में जो पूरे देश में मध्य प्रदेश को एक सम्मान यहाँ पर मिला हुआ है, इसमें साफ तौर पर ये यहाँ पर नजर आता है कि जिस प्रकार से क्रियान्वयन यहाँ पर किए गए थे वो काफी बेहतर जो थे। नगरीय एवं आवास विभाग समेत जो स्मार्ट सिटी कंपनीज है उनका यहाँ पर रहा है। बात अगर देखी जाए तो जो अवार्ड यहाँ पर मिले हुए हैं उसमें प्रदेश की जो 11 स्मार्ट सिटी है उनमें को यहाँ पर नवादा अवार्ड से यहाँ पर गया है। भोपाल इसमें शामिल है, इंदौर इसमें शामिल है, जबलपुर इसमें शामिल है, सागर इनमें शामिल है। तो ऐसे अलग अलग कई श्रेणियां हैं जिसमें अवार्ड यहाँ पर जो है प्रदेश सरकार जो प्रदेश की अलग अलग स्मार्ट सिटीज हैं उनको यहाँ पर मिला हुआ है। बात अगर देखी जाए तो एनवायरमेंटल थीम के लिए इंदौर को अवार्ड यहाँ पर मिला है। सैनिटाइजेशन थीम के लिए भी इंदौर को अवार्ड मिला है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो पर्यावरण के लिए जो काम स्मार्ट सिटी भोपाल ने यहाँ पर किए हैं उसे लेकर यहाँ पर अवार्ड मिला है। तो अब फिलहाल जिस प्रकार से क्रियान्वयन जी चलिए, तो कुल मिलाकर प्रदेश के शहरों को, स्मार्ट सिटीज को अब स्थान और सम्मान सूची में मिल रहा है। मध्य प्रदेश के नाम ये उपलब्धि जुड़ी है। शुक्रिया शकील आपका इस जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में अब बीजेपी ST/SC वर्ग को साधने के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाएगी। बीजेपी को लगता है कि ये वर्ग पसंद तो करता है उनको, लेकिन वोट नहीं देता। और इस बात को लेकर बीजेपी अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद रहे। खास बात यह कि बीजेपी के 2 बड़े नेता नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली से भोपाल पहुंचे। सिंधिया के समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट और इमरती देवी बैठक में मौजूद रहे। वहीं बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी के पीछे ये कयास लगने लगे कि बीजेपी निगम मंडल में जल्दी नियुक्तियां फाइनल कर सकती है। अनुसूचित जाति मोर्चे के हमारे काम का जो विस्तार है, तो काम के विस्तार की दृष्टि से उस पर चर्चा, 57 जिलों के दौरे करने के बाद संगठन काम के विस्तार के लिए हमको किन किन बातों की आज जरूरत है की चर्चा इस बैठक में हुई है। और सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ गए अपडेट के साथ में। सुधीर, पूरे दिन का निचोड़ किस तरह से आप निकालते हैं? दोनों एजेंडे जो आप दोपहर में बता रहे थे महत्वपूर्ण थे इस विषय के या इस बैठक के, क्या इसमें निकला?
देखिए, बिल्कुल बात करें तो अभी भी बैठक जारी है और बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के साथ में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के साथ में जो पदाधिकारी हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, इस पूरी बैठक में मौजूद हैं। जो बात पुनीत लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे थे कि 2018 के चुनाव परिणाम पर अगर गौर करें तो मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की जहां सत्ता में आने से चूक हुई थी, वो वर्ग अगर देखें तो आदिवासी और SC सीटों पर बीजेपी को ज्यादातर सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। लिहाजा इस वर्ग को साधने की कोशिश अब की जा रही है और आने वाले चुनाव से पहले बीजेपी को लगता है कि सरकार के कामकाज को ये वर्ग पसंद करता है, पर लेकिन वोट जो है बीजेपी को नहीं देता। लिहाजा इन सरकार के कामकाज के एवज में जो योजनाएं सरकार की चल रही है इस वर्ग के लिए, उसको कैसे वोट में तब्दील किया जाए। आज लगभग दिन भर मंथन इसी बात को लेकर हुआ। तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और बीजेपी की जो इस वर्ग के लिए जो योजना चलाई जा रही है इसको लेकर पूरा एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है और मोर्चे के जो कार्यक्रम है, जो उनके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके सामने एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसके अलावा बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो मध्य प्रदेश में बीजेपी में फैसले लेने के लिए अधिकृत माने जाते हैं, वो भी भोपाल में मौजूद है। लिहाजा आने वाले समय में जल्द कुछ जो नियुक्तियां हैं, जो बात आप सरकार के संगठन के विस्तार की लगातार यहाँ पर कह रहे थे, अगर उनकी हम चर्चा करें तो ये माना जा रहा है कि जल्दी नियुक्तियां जो है आने वाले समय में की जा सकती हैं, चाहे वो निगम मंडल की नियुक्ति हो या फिर अगर बात की जाए तो जो संगठन का जो विस्तार है उसकी नियुक्तियों की अगर हम बात करें। मंथन जो किया जा रहा है उसको लेकर इस पूरी बैठक में चर्चा यहाँ पर की जानी है और दिन भर ये मैराथन बैठक कम से कम चली है। लगभग 9 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। हमारे साथ प्रदेश प्रभारी है मीडिया के लोकेंद्र पारा सर, एक बात 2018 के चुनाव परिणाम देखे थे, SC जो ST सीटें थी, खासकर बात करें मध्य प्रदेश में लगभग 23 सीटों पर कांग्रेस जीत कर आई, बीजेपी को अपेक्षाकृत कम सफलता मिली। आपका ये बार बार जो बात अंदर से निकल कर आई है कि ये वर्ग सरकार के कामकाज को पसंद करता है पर वोट देने मना का नहीं करता है, क्या एक मैराथन बैठक, क्या निष्कर्ष निकला, कैसे इस वर्ग को साधने की कोशिश? देखो, हम राजनीतिक दल हैं, इस नाते चुनाव ही एक विषय होता ही है, लेकिन हम सामाजिक सरोकारों को महत्व देते हुए काम करने वाले राजनीतिक दल हैं। आपने कोविड में भी देखा होगा कि सामाजिक सरोकार भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से निभाए हैं। तो मूलतः अभी तो कोई चुनाव सामने है नहीं, लेकिन फिर भी अभी अनुसूचित जाति समाज में, अनुसूचित जनजाति समाज में वास्तव में उसकी नीड क्या है, उनकी आवश्यकताएँ क्या, उनके लिए ये योजनाएँ चल रही हैं, मोदी सरकार की हों, शिवराज जी की सरकार की हों, बेतहाशा योजनाएँ चल रही हैं, लेकिन उनका कितना लाभ मिल पा रहा है, अगर नहीं मिल पा रहा है तो क्यों नहीं मिल पा रहा है, हमारे कार्यकर्ता उसकी कितनी मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ों की विस्तार से जानकारी और कुछ ऐसी ताकतें जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है और उस काम को श्रेय लेने का वो प्रयास करते हैं, उन ताकतों को भी न्यूट्रलाइज कैसे करना चाहिए, ये सब बातों पे एक प्रकार से जो कार्यकर्ता आए हैं उनसे ही पहले हमारे नेतृत्व ने सुना है कि क्या क्या समस्याएँ, कैसे समाधान हो सकता है। मुझे लगता है लोक व्यापीकरण इसे ही कहते हैं। प्रजातंत्र का अर्थ ही ये है कि जनता के लिए, जनता की, जनता के द्वारा सरकार। तो जनता क्या चाहती है, वहाँ के लोग, वहाँ की स्थानीय समस्याएं क्या हैं, उन सब पे बहुत गहरे से चिंतन अनुसूचित जाति समाज का अलग चला, अनुसूचित जनजाति समाज का अलग चला है और मुझे लगता है इसके सुखद परिणाम आएंगे। पर एक और बात की जा रही है कि सर ये अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा, दिल्ली से बड़े नेताओं का आना, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, मतलब जो नेता दिल्ली में थे केवल इसी बैठक के लिए आए। ये भी कहा जा रहा है कि जब ये नेता मौजूद हो रहे थे तो सरकार और संगठन के अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं कम से कम रायशुमारी बीजेपी के अंदर की जाती है, ये चेहरे हमेशा दिखते हैं। आने वाले समय में क्या निगम मंडल नियुक्तियाँ, सरकार का विस्तार, संगठन का जो विस्तार होना है, उस बारे में चर्चा नहीं? आप इन्हें दिल्ली के नेता क्यों कहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का जो परिवार है जी, उसके सब सीनियर लीडर हैं। ये हमारी खुशकिस्मत है कि दिल्ली में उनको काम मिला है, किसी को संगठन में, किसी को सरकार में। तो ये तो मध्य प्रदेश की ताकत दिल्ली में इससे बढ़ती है, लेकिन वो नेता तो मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश में सरकार हमारी है। तो मध्य प्रदेश की सरकार को सभी लोग अपनी अपनी राय दें, अपने अपने सुझाव दें और सभी लोग, मान लो बहुत सारे ऐसे विषय भी होते हैं जो केंद्र सरकार से संबंधित होते हैं, केंद्र सरकार के मंत्री उपस्थित हैं, केंद्रीय संगठन से कोई संबंधित विषय होता है तो केंद्रीय संगठन के महासचिव उपस्थित हैं, लेकिन वो हैं सब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंग ही। ये गौरव की बात है कि वो दिल्ली में हैं, राष्ट्रीय राजनीति में हैं और इससे हमें और संबल मिलता है। तो पुनीत बिल्कुल देख सकते हैं कि मंथन जो है लगातार जारी है और दोपहर सुबह 11 बजे से जो बैठक शुरू हुई थी और लगभग 7 से ज़्यादा का समय हो चुका है, अभी तक बैठक जारी है और माना जा रहा है कि आधा घंटे बैठक और चलेगी। कैसे SC ST वर्ग के लोगों को साधा जाए, जो वोट, जो कल्याणकारी योजना है उसको वोट में कैसे तब्दील किया जाए, इस बारे में न केवल विचार विमर्श किया जा रहा है बल्कि आने वाले कार्यक्रम बीजेपी ने तैयार किए हैं और वो जमीन पर भी आने वाले समय में दिखाई देंगे। भले ही चुनाव दूर हो पर लेकिन 2023 की तैयारी इसको बिल्कुल कहा जा सकता है। और इसके अलावा एक और बड़ी बात, भले ही स्वीकार लोग, चलिए पार्टी खुलकर स्वीकार करे कि हाँ चुनावी तैयारी है और सीनियर नेताओं की मौजूदगी पर कह रही कि प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश तो आएंगे, कमोबेश यही उत्तर बड़े नेताओं से भी मिलता है। तो साथ में जो एक अहम बात आप बता रहे थे कि एक बड़े वर्ग को जोड़ना है, ये टारगेट मिला। शुक्रिया आपका भी, लोकेंद्र पाराशर भी जुड़े थे, उनका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
बीजेपी की बैठक में हिस्सा लेने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल आए। किसान आंदोलन और किसानों के दिल्ली कूच पर कहा, किसान यूनियन के नेताओं से कई बार बात हो गई, 50 घंटे ज्यादा चर्चा हो गई। परेशानियों को समझने का प्रयास केंद्र ने किया। किसान को जिस प्रावधान से दिक्कत है खुले मन से बता दें, हम विचार और निराकरण के लिए तैयार हैं। किसानों की तरफ से जब भी प्रस्ताव आएगा बातचीत का, हम उसके लिए तैयार हैं। उस बैठक के निमित्त ही मेरा यहाँ आना हुआ है। पार्टी को और विस्तारित करने की दृष्टि से, उन क्षेत्रों में पार्टी को और मजबूत करने की दृष्टि से बातचीत होगी और संगठनात्मक विस्तार कैसे दिया जाए पार्टी को, इस मामले में आज बातचीत होगी। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून को लेकर जारी विरोध को मध्य प्रदेश से गति दी जाएगी। 26 जून को किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होंगे और इस मौके पर किसान देश भर में आंदोलन करने वाले हैं। किसान नेता शिव कुमार कक्का जी ने बताया कि मध्य प्रदेश में जिला मुख्यालय से लेकर तहसील और ब्लॉक स्तर तक प्रदर्शन किया जाएगा। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। सरकार 7 महीने बाद भी मांगों को लेकर सजग नहीं, इसीलिए इस बार का विरोध प्रदर्शन गांधीवादी तरीके से होगा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के साथ मिशन यूपी शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी के बीच किसान मोर्चा किसान विरोधी नीतियों को लेकर मतदाताओं को जागरूक करेगा और एक बार फिर दिल्ली चलो अभियान शुरू होगा। तहसील में, जिलों में कलेक्टर के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन दिए जाने का एक कार्यक्रम पूरे भारत में किया जा रहा है। उस संदर्भ में मध्य प्रदेश में भी पूरे जिलों में, विकास खंडों में और यहां भोपाल में राज्यपाल को दिया जाएगा। आपातकाल की बरसी पर आज प्रदेश बीजेपी दफ्तर में मीसाबंदियों का सम्मान हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का मीसाबंदी के तौर पर सम्मान किया। कार्यक्रम में मीसाबंदी और सीएम शिवराज सिंह समेत कई नेता आपातकाल लिखा हुआ एक मास्क लगाए नजर आए। मुख्यमंत्री शिवराज ने आपातकाल के दौरान घटे घटनाक्रम का जिक्र किया। कहा कि आपातकाल में लोकतंत्र का गला घोंटा गया, न वकील न दलील, जेलों में डालकर यातनाएं दी गई। भोपाल में लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश अध्यक्ष तपन भौमिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तपन भौमिक ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कर रही है। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने की बात कही। वहीं जबलपुर में बीजेपी विधायक अशोक ईश्वर दास रोहानी ने मीसाबंदी लक्ष्मी प्रसाद रजक का शॉल श्रीफल से सम्मान किया। 40 साल पुरानी बात है, ये कांग्रेस ने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया। केवल अपनी कुर्सी बची रहे इसलिए बाकी सबको कुचल दो, पूरे देश को जेल खाना बना दिया। और इसलिए आज वो जो मीसाबंदियां बैठे हैं वो मीसाबंदी नहीं है, लोकतंत्र रक्षक है। इस लोकतंत्र की हत्या करने का काम जो कांग्रेस ने किया था और आज उन लोगों के आप सबके अथक संघर्ष के कारण उसी इंदिरा गांधी को जेल के अंदर जाना पड़ा था। कोई अगर हत्या करता है तो उसको पता लगता है कि भाई मैं 20 साल बाद छूटूंगा। मीसाबंदी जो अंदर गया उसको ये नहीं मालूम कि कब छूटूंगा, क्योंकि इस कानून के अंतर्गत ये था कि अनिश्चितकालीन जब तक शासन चाहे। जो 19 महीने जेल में रहे, यातनाएं सही, आज जो विशाल परिवार भारतीय जनता पार्टी का विशाल वटवृक्ष के रूप में है, उसके पीछे इनकी तपस्या, त्याग और बलिदान है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अब राजधानी भोपाल में सक्रिय दिखते हैं। नगर निगम मुख्यालय से लेकर बाग भ्रमण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। कभी ट्वीट के जरिए अलग अलग मुद्दों पर संगठन को या शिवराज सरकार को घेरते हैं। इस पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह की बात न करें जो झूठ और पाकिस्तान परस्ती की बात करते हो, पाकिस्तान से पैसे लेकर एजेंडा चलाते हो, उन पर क्या बोलना। कटनी पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। कहा कि दिग्विजय की सोच पाकिस्तान की सोच की तरह है, मीडिया में आने के लिए वो कुछ भी बयान देते हैं। हाँ, दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे, झूठ और फरेब पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले लोग, पाकिस्तान से पैसा लेकर राजनीति करने वाले लोग, पाकिस्तान और चाइना के एजेंडे पर के माध्यम से जनता को गुमराह करने वाले लोग, उनकी बातों पर ज्यादा ना विश्वास करिए ना समय लगाइए। जो पाकिस्तान की सोच है वही दिग्विजय सिंह की सोच है।
वो हमेशा इस तरह की बात करते हैं जिससे सांप्रदायिक तनाव हो, क्योंकि उसको मीडिया में स्थान मिल जाता है। बाकी कांग्रेस अब जनता के बीच जाने लायक तो रही नहीं है। बुजुर्ग व्यक्ति हैं दिग्विजय सिंह जी भी, कमलनाथ जी भी, तो अब जनता के बीच नहीं, ट्विटर और टीवी पे ही काम चल रहा है और वो ट्वीट ही कर पाते हैं। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट ने सरकार की मुश्किल बढ़ा रखी है। प्रदेश में अब तक 7 मरीज मिले हैं, 2 की मृत्यु हुई है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने मध्य प्रदेश समेत महाराष्ट्र और केरल को पत्र लिखकर चेताया। इसके बाद सरकार अलर्ट जारी कर चुकी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच अब प्रदेश में हो, इसके लिए पहली मशीन भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल की 6वीं मंजिल पर जल्द लगेगी। इस पर सियासत भी तेज हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सीएम शिवराज सिंह चौहान से पूछा है आखिर सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या इंतजाम किया। कांग्रेस ने कहा कि सरकार की लापरवाही का खामियाजा एक बार फिर जनता ही झेलेगी। मध्य प्रदेश में अभी तक 6 मामले आए हैं। शिवराज सिंह चौहान जी की पहल पर अब हमारे लिए एक अच्छी सूचना है कि एनसीडीसी जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन भोपाल में ही अब लगा रहा है। जिस प्रदेश में है जो ये जानना ही नहीं चाहता कि उसके यहाँ पे कौन सा म्यूटेशन हो रहा है, उस प्रदेश को कौन बचा सकता है। ये जो 1,90,000 मौतें CRS बता रही है, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवारी यही लापरवाही है कि आपने कभी जो है म्यूटेशन का ध्यान नहीं दिया। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उन पर डेल्टा प्लस वेरिएंट ज्यादा असर नहीं दिखा पाता, यह कहना है उज्जैन के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रौनक का। उन्होंने बताया कि उज्जैन में डेल्टा प्लस वेरिएंट से जिस महिला की मौत हुई उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। महिला के पति ने वैक्सीन लगवाई जो पूरी तरह स्वस्थ हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के तहत काम किया जा रहा है। सभी मरीजों पर पैनी नजर है। यदि किसी भी मरीज में डेल्टा प्लस वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसका तत्काल उपचार शुरू किया जाएगा। वैक्सीन मैंने 10 अप्रैल को लगा ली थी और उससे मेरे को अच्छा फायदा हुआ, और ये वैक्सीन कुछ कारणों से नहीं लगा पाए थे और घर पे कोई थे नहीं यहाँ पर, और उस कारण से वो उनका वैक्सीन रुक गया और उनको थोड़ा इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया। महिला पॉजिटिव 17 मई को आई थी और बाद में उनकी दुखद मृत्यु भी हुई, लेकिन उनके परिवार में जो हम लोगों ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कराई उसमें नेगेटिव लोग निकले और पहले भी मतलब इस प्रकार की कोई दुखद घटना उनके परिवार में दूसरी नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि जो उनके आसपास के लोग थे जिन्होंने वैक्सीनेशन ऑलरेडी करा रखा था तो उसका एक ये फर्क पड़ता है। ये महिला जिसकी मौत हुई है ये वैक्सीनेशन नहीं लगा था इन्हें। बाकी जो दूसरी महिला प्राप्त हुई है वो धटिया के पास किसी गांव की रहने वाली थी, पर उसे वैक्सीनेशन हुआ था, तो महिला स्वस्थ है। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 5 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी टीम ने छापेमारी की। 4 ठिकानों और नागपुर के 1 ठिकाने के ऊपर एक साथ दबिश दी गई। अधिकारी ने बताया धन शोधन रोकथाम कानून के प्रावधान के तहत कार्रवाई की गई। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हर चीज में झूठ बोलकर निकल नहीं सकते, वे देश की जनता से माफी मांगे। ऐसे वक्त में भी इतनी घिनौनी राजनीति सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। गौतम गंभीर ने कहा दिल्ली के सीएम को बताना चाहिए कि जब सबको एकजुट होकर महामारी के खिलाफ लड़ना था तब घबराहट क्यों पैदा की गई। 279 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब क्यों बोला गया कि 1100 मीट्रिक टन की आवश्यकता है। निजी अस्पतालों को क्यों कहा कि अपनी मांग बढ़ाकर केंद्र को बताएं। जम्मू कश्मीर में शोपिया के हाजीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। इलाके में 2 आतंकी छिपे होने की खबर मिली। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। जानकारी के मुताबिक सुबह से तलाशी अभियान चलता रहा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।